आंसर राइटिंग के दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। पहला है योर मोटिवेशन टू कंटिन्यू एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज असेसमेंट। असेसमेंट बहुत टफ टास्क है क्योंकि जब तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होगा तब तक असेसमेंट राइट नहीं हो सकती। और ये आपको पता चलेगा जब हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे मोर देन 500 टॉपर्स कॉपी। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ असेसमेंट, प्रैक्टिस, लर्निंग, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? दिस इज द रियल पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग एंड दिस इज व्हाट प्रिसाइजली वी डू एट जीएस स्कूल। Hello friends, my name is Akash Nigam. I belong to Lakhimpur Kheri district of Uttar Pradesh and I have secured All India rank 418 in this year's UPSC Civil Services examination. This was my first attempt and my optional was Political Science and International Relations. This journey began almost 3-4 years back in 2020 जब मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करी थी। ग्रेजुएशन जो था BA था इन पॉलिटिकल साइंस और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ भी एक सब्जेक्ट था मेरा। मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया था। 2020 टू 2023 बैच था मेरा। तो 2020 में मैंने अपनी UPSC की जर्नी जो थी वो शुरू करी थी और मेजरली जो मेरे रिसोर्सेज थे वो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी ही था। जो ऑनलाइन अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि टेलीग्राम और यूट्यूब, इन सब का मैंने भरपूर यूज़ किया टू द एक्सटेंट पॉसिबल। और ये जो जर्नी थी कहीं ना कहीं उसमें मैंने ये पाया कि अगर आप अपने पे बिलीफ रखते हो और आप एक राइट स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ते हो तो आपके लिए ये जर्नी काफ़ी ईजी हो जाती है कंपेयर टू दोज जब आप भटकते रहते हो। तो आज मैं आपको बस यही शेयर करूंगा। आई विल शेयर द जर्नी की व्हाट रिसोर्सेस आई फॉलोड, क्या मेरी जर्नी थी इन ऑल दीज 4 years। और जो मेरा लास्ट ईयर था प्रिपरेशन का जो कि काफ़ी इंटेंस था, उसमें मैंने कौन से रिसोर्सेस, कौन से मेथडोलॉजी और कौन सी मेरे जो अप्रोच थी इस एग्ज़ाम को लेके वो मैं शेयर करूँगा। सो फर्स्ट जो ओवरव्यू था मेरी जर्नी का वो पहला ये कि मैंने किसी भी एक ऑफलाइन कोचिंग जो होती है ट्रेडिशनल वो ज्वाइन नहीं करी थी पूरे एग्ज़ाम एज अ होल के लिए, और ना ही प्रीलिम्स के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी। मैंने जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था उसके बाद मैंने एक मेंस मेंटरशिप करके प्रोग्राम होता है जो कि सारथी IAS बाय डॉक्टर शिवन और मुद्दित सर का था। तो वो मैंने GS3, GS4 जो कि मेंस के पेपर्स होते हैं और राइट स्मार्ट एक आंसर राइटिंग का भी कोर्स होता है सर का, तो वो मैंने ज्वाइन किया था और वो काफ़ी हेल्पफुल था। अपार्ट फ्रॉम दिस सत्यम जैन सर जो थे उनका भी मैंने जो मेंस कॉन्कर मेंस प्रोग्राम होता है वो भी ज्वाइन किया था। हालांकि मैं उसको पूरी तरह से देख नहीं पाया था बट GS1 और GS2 के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल था जो सर उसमें PYQs वगैरह प्रैक्टिस कराते थे। तो ओवरव्यू यही है कि मेरी जर्नी जो थी वो मतलब आई वॉज ऑन माई ओन। मैं मेजर मेरा फोकस रहता था कि मैं सेल्फ स्टडी से करूं। कहीं ना कहीं कोचिंग को लेके मेरा थोड़ा सा नेगेटिव बिलीफ था कि जो कोचिंग होती है वो आपको डिपेंडेंट बना देती है, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं खुद से ही जो रिसोर्सेस हैं जैसे कि NCERTs वगैरह से स्टार्टिंग करना, देन स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ बढ़ना। हालांकि वो जर्नी में कई बार डिफ़िकल्टीज आई, जैसे कि मेरा 12th तक बैकग्राउंड PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो मैंने यूट्यूब से जब मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में स्टार्ट की अपने प्रिपरेशन, NCERTs वगैरह रीड करना स्टार्ट किया तो मैं यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लेता था। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो NCERT चैप्टर्स को समझाते हैं और वो उन चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते करते उसके अराउंड चीज़ें भी बताते हैं, व्हाट इज़ मोर रेलेवेंट फॉर UPSC। सो आई वॉज फर्स्ट रीडिंग द चैप्टर। मैं पहले चैप्टर को पढ़ता था खुद से, रीडिंग को सब्सटीट्यूट नहीं करता था यूट्यूब वीडियो से, क्योंकि रीडिंग से आपकी पहला तो वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है और दूसरा आपकी जो स्किल है न्यू वर्ड सीखने की और एक जो राइटिंग स्टाइल है जो आपको आगे एसेज और एसेज लिखने में और मेंस के पेपर्स लिखने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। जो मैं वीडियोस देखता था जैसे कि एक सर का चैनल है अमित सेन गुप्ता सर का, और दूसरा एक हर्षित द्विवेदी एजुकेशन करके चैनल है, और एक मैग्नेट ब्रेन्स करके चैनल है। तो इन चैनल्स का मैं काफ़ी यूज़ करता था, खासकर उन चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करने में जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे ज्योग्राफी का कोई कंसेप्ट है या फिर हिस्ट्री का कोई आइडिया है या फिर पॉलिटी का कोई कंसेप्ट है। इनिशियली जब मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में था अपने ग्रेजुएशन के, वो कोविड का टाइम चल रहा था 2020 से 2022 तक। उस टाइम पे मैं घर पे ही रहता था, तो वो प्रिपरेशन खुद से ही सेल्फ सेंटर्ड थी, अपने आप से समझना चीज़ों को, और जहाँ पे गैप हो रहा है तो वहाँ पे आप
यूट्यूब वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी बुक्स परचेज कर सकते हो और 1 बाय 1 उन बुक्स को खत्म करो। 6 to 12th बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इसमें जो रेलेवेंट बुक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, वो मैं आगे आपसे शेयर करूंगा जब मैं प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफिक बताऊंगा। बट पहला यही था मेरा जो अप्रोच कि एनसीईआरटीज को खत्म करना। तो 1 साल मैंने पूरा दिया था फर्स्ट ईयर एनसीईआरटीज को कवर करने में। उसी 1 साल में मैंने न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स फॉलो करना शुरू कर दिया था। तो मैं 2020 के सितंबर अक्टूबर के अराउंड मैंने ये शुरू किया था और एनसीईआरटीज वगैरह पहले तो 2-3 महीना समझने में लग गया कि एग्जाम का प्रोसेस क्या है। उस टाइम पे भी मैंने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखे थे। तो स्टार्टिंग फेज से ही मुझे पता था कि हाँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो सिलेबस है यूपीएससी का, वो कहीं ना कहीं बाइबल होना चाहिए, वो आपके लिए एक पुश फैक्टर होना चाहिए, उसे आपको बार बार रेफर करना चाहिए। तो मैं उसे जरूर रेफर करता। जब मैं एनसीईआरटीज पढ़ता था, ट्राई करता था कि मुझे कहीं मिल जाए ऐसा जो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। कोई मीन्स का क्वेश्चन ऐसा है जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर थोड़ी नॉलेज का यूज करके। एक और बात यह है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब आप एनसीईआरटीज पढ़ो स्टार्टिंग में, जब बेसिक्स अगर कवर कर रहे हो, तो रेलेवेंस जानना बहुत ज़रूरी है। जो चैप्टर्स होते हैं एनसीईआरटीज में, वो बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन होते हैं। मतलब उनमें एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो जब आप पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं ये पाओगे कि यू आर लर्निंग मैनी न्यू थिंग्स। वो सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता है आपके कोई एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लेने का या फिर नोट्स पढ़ लेने का। तो कहीं ना कहीं जब आप खुद से पढ़ते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर आपके पास 2-3 महीने का टाइम भी है तो एनसीईआरटीज को ज़रूर रेफर करें। आपके पास टाइम कम है तो ज़रूर कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका बेस कोचिंग से भी बन सकता है। और अगर आपके पास टाइम है, ज़्यादा है, आप इनिशियली प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हो, तो एनसीईआरटीज को रीड करना आई वुड रिकमेंड, क्योंकि वो बहुत ही आपको एंड तक वो हेल्प करते हैं एग्जाम के, इवन इन द इंटरव्यू फेज। तो एनसीईआरटीज जो मैं उस पर मेरा फोकस है बेसिक्स बनाने के लिए, उसमें ये आप ध्यान रखें कि उसको प्रॉपर टाइम दें, और दूसरा उसे मल्टीपल रिवीजन करते रहें। उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पे शिफ्ट करोगे, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम या अदर बुक्स जो होती हैं, तब आपको जो एक बेस बना हुआ है, फंडामेंटल्स, वो आपके क्लियर हैं ऑलरेडी। तब आप स्टैंडर्ड बुक्स को और अच्छे से समझ पाओगे और उन्हें अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो पहला 1 साल मैंने पूरा एनसीईआरटीज को दिया था प्रिपेयर करने में, और सेकेंड ईयर में मैंने मेनली फोकस किया था कि मैं थोड़ा थोड़ा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढूं, जैसे एम लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम वगैरह। मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि मैंने इनिशियली प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो मैं सारी बुक्स को रेफर कर पा रहा था अच्छे से। और एनसीईआरटीज से फंडामेंटल क्लियर करने के बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स थी, जैसे एम लक्ष्मीकांत वगैरह, उन पे मैं शिफ्ट कर गया था सेकेंड ईयर में। बट एक चीज जो कांस्टेंट रही मेरी फर्स्ट ईयर से लेके अब तक, वो था न्यूज़पेपर। तो स्टार्टिंग के 1 साल में न्यूज़पेपर को खुद से भी पढ़ता था इन डिटेल, है ना। मतलब जैसे कि एडिटोरियल पोर्शंस हो गए, या फिर जो इंपॉर्टेंट जैसे वर्ल्ड पेज मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, तो वो मैं आज भी पढ़ता हूँ। तो फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटीज कवर करने के बाद जब मेरे फंडामेंटल्स और बेसिक्स थोड़े इंप्रूव हो गए, मैं पीवाईक्यूज से थोड़ा सा एक्लेमेटाइज हो गया, मुझे समझ आने लगा कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो क्या है, वो एनसीईआरटी से कितना पूछता है। और स्टैंडर्ड बुक्स पे तब मैंने जब शिफ्ट किया तो काफ़ी एक आसान जर्नी जो थी वो मेरी हो गई। स्टैंडर्ड बुक्स काफ़ी इजीली समझ आ जाते थे, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत वगैरह, या फिर तो वो फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटीज को बेस बना के उसके ऊपर स्टैंडर्ड बुक्स को जब आप पढ़ोगे तो ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड भी करना, और एक रेलेवेंट जो पोर्शन है एग्जाम रिलेटेड, लाइक पीवाईक्यू ओरिएंटेड रहना, सिलेबस ओरिएंटेड रहना, वो आपका काफ़ी ईजी हो जाता है। एक चीज़ जो मेरी कांस्टेंट रही है 4 साल, वो था करंट अफेयर। मैंने स्टार्टिंग में करीब 6 मंथ्स न्यूज़पेपर को मैं पूरा पढ़ता था, एडिटोरियल्स वगैरह रेफर करता था, वर्ल्ड पेज को अच्छे से पढ़ता था जो यूपीएससी रिलेटेड होते थे। बट मैं ये पा रहा था कि बहुत ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जब तक आपका लगभग मेजर पोर्शन सिलेबस का कवर नहीं होता है तो न्यूज़पेपर आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। लेकिन एक जगह पे मेरी न्यूज़पेपर तब भी हेल्प कर रहा था, वो था वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना, जो सोशल साइंस के कीवर्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग करना, एनालिसिस को समझना। और मेरी इंग्लिश भी थोड़ा सा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं थी, तो दैट ऑल्सो वॉज इम्प्रूव्ड बाई रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। तो मल्टीपल लेवल्स पे न्यूज़पेपर मुझे हेल्प कर रहा था। हालांकि जब मुझे लगा कि एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैंने फिर यूट्यूब वीडियोज़ को, जो डेली मॉर्निंग या इवनिंग में आते हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ जो होते हैं,
एडिटोरियल सेक्शंस के, वो मैंने रेफ़र करना शुरू किया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बायजूस वगैरह को रेफ़र किया था, लेकिन अभी उनका चैनल जो है वो क्लोज़ हो गया है, तो वो फिर अनअकैडमी IAS इंग्लिश पे जो फैकल्टीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छा एनालिसिस देते हैं। या फिर शंकर IAS, आप कोई भी यूट्यूब वीडियोज़ जो चैनल है वहाँ से एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो देख सकते हो, क्योंकि वो एडिटोरियल के अराउंड की चीज़ें भी बताते हैं जो मेंस ओरिएंटेड होती हैं। एडिटोरियल में कई बार तो पूरा होता है एक्सप्लेनेशन किसी टॉपिक का, बट कई बार क्या होता है कि वो एक टॉपिक को टच करते हैं जो भी ऑथर है, बट ओवरव्यू आपको नहीं पता चल पाता है। तो इसीलिए आपको होलिस्टिक पिक्चर लेने के लिए आप कोई या तो गूगल वाला मटेरियल यूज़ कर सकते हो किसी कोचिंग का, या फिर आप यूट्यूब मटेरियल यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों को ही जब भी मुझे अप्रोप्रिएट लगता था मैं यूज़ करता था अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर। तो इससे कहीं ना कहीं जो मेंस की करंट ओरिएंटेड प्रिपरेशन होती है वो मेरी चलती रही स्टार्टिंग इन द 2021 टिल जब तक मेरा प्रीलिम्स नहीं हो जाता है, तब तक मैं इसको फॉलो करता रहता था। तो ये कहीं ना कहीं मेरा कांस्टेंट था। उसके अलावा बात करें अब पेपर वाइज जर्नी की, तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के लिए कुछ बताना चाहूँगा। तो प्रीलिम्स के लिए जो मेरे रिसोर्सेज थे वो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा। पहला तो GS जो होता है उसकी बात करें तो पॉलिटी के लिए मैंने पहले एज आई हैव मेंशन्ड NCERTs को रेफर किया था बेस बनाने के लिए। पूरी मैंने पढ़ी थी 6 to 12th। 11th-12th की जो NCERTs हैं बट मैं कहूँगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक और एक जो होती है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये दोनों जो बुक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप रेफर कीजिए। और बेस बनाने के लिए आप पीछे की बुक्स भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है और आपको अगर नीड लगती है। देन उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था M लक्ष्मीकांत पे। M लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा था क्योंकि जो मेरा ग्रेजुएशन था वो पॉलिटिकल साइंस में ही था, तो मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी ही, और मुझे जो पॉलिटी पोर्शन था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता था क्योंकि मुझे उसके लिए भी पढ़ना पड़ा था अपने कॉलेज एग्जाम्स के लिए। तो M लक्ष्मीकांत वगैरह जो ये पोर्शंस थे वो मेरे कवर हो गए थे इजीली। तो जो चैप्टर वाइज अंडरस्टैंडिंग थी वो मैं M लक्ष्मीकांत से एज अ स्टैंडर्ड बुक फॉलो किया था। हालांकि मैंने DD बासु भी कुछ चैप्टर्स के लिए रेफर किया था, बट वो आप स्किप कर सकते हो। M लक्ष्मीकांत को आप एक एंड जो है बुक उसको मान सकते हो। उसके अलावा इफ़ यू हैव टाइम तो बेयर एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो जो आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप देख सकते हो। इट विल हार्डली टेक 2-3 डेज वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको रीड करने में, जिसमें आप आर्टिकल बाय आर्टिकल देख सकते हो कि उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो क्या है ना। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं लाइक DPSPs के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, दैट यू कैन डेफिनेटली रेफर। देन इफ आई टॉक अबाउट फॉर ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERTs तो थी ही, बट 11th और 12th की NCERTs जो होती हैं मेनली एक तो फिजिकल ज्योग्राफी की जो 11th की है और इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल वाली 11th की, और 12th की जो है इंडियन जो ह्यूमन ज्योग्राफी है 12th की, वो आप रेफर करो। ये 3 बुक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 4th है क्लास 12th की NCERT वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ़ यू हैव टाइम तो आप पढ़ सकते हो उसे भी, वो मेंस में काफ़ी हेल्पफुल होती है, बट प्रीलिम्स के लिए आपको ये जो 3 बुक्स हैं ज्योग्राफी की वो रेफर करनी है। मैंने यही रेफर किया था। इसके अलावा यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस देखे थे जो कि आप मुझे कहीं पे जैसे NCERT में कोई चैप्टर में मुझे गैप लग रहा है या फिर वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा है, तो मैं उसको यूट्यूब से कॉम्प्लीमेंट करता था, है ना, सप्लीमेंट करता था, मेरा गैप जो है वो कहीं ना रहे। ये कहाँ से मुझे पता चलता था? ये PYQs से। मैं PYQs को देखता था कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो NCERT के बियॉन्ड आ रहा है, वो किसी और बुक से आ रहा है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा और नोट्स को रेफर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे यूट्यूब जो था वो काफ़ी हेल्पफुल रहता था। अगेन जो मैंने चैनल्स को मेंशन किया है वो आप विजिट कर सकते हो, और इनका लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। देन इफ आई टॉक अबाउट थर्ड इज इकोनॉमी विच इज द मेजर सब्जेक्ट। तो इकोनॉमी के लिए मैंने एक तो तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक होती है, तमिलनाडु बोर्ड की NCERT वो रेफर करी थी क्लास, उसको एक उसका टाइटल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो बुक काफ़ी अच्छी है एंड कलरफुल वे में वो पूरी जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन है उसको वो कवर कर देता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए NCERT की बुक पढ़ी थी, बट उसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है, तो आप उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, उसको रेफर कर सकते हो। वो भी सेलेक्टिवली करने की ज़रूरत है। अलॉन्ग विद दैट 1-2 घंटे का एक वीडियो है मृणाल सर का यूट्यूब पे, वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए देख सकते हो। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे होना चाहिए, जिसकी आप NCERT जो 12th की है वो रेड कलर की एक बुक होती है, एंड
तमिलनाडु वाली एनसीईआरटी, वो भी रेफर कर सकते हो। उसके अलावा मैंने जो मृणाल सर हैं उनके करंट के जो इकोनॉमी के वीडियोस आते थे वो मैंने देखे थे, और जो करंट अफेयर्स में फॉलो करता था 2-3 साल तक जो मैंने किया था, तो उससे भी इकोनॉमी में अगर कोई गैप रह जाता है, जो करंट डेवलपमेंट्स होते हैं WTO में या फिर इंडिया की कोई न्यू स्कीम है या फिर पॉलिसी है, तो वो वहां से मेरा कवर हो जाता था। इकोनॉमी में मेजरली आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है, अगर बैंकिंग पे क्वेश्चन है तो वो कंसेप्चुअल ज्यादा होता है। अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको मेमोरी वाला बेस्ड है क्वेश्चन, तो वो भी आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। देन अगर आप चाहो तो मृणाल सर के जो नोट्स हैं उनको भी रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूट वो भी हो सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और शिवन सर का भी रेफर कर सकते हो। दे बोथ आर इक्वली गुड। आई हैव गॉन थ्रू देम, बट एज आई हैड रेड एनसीईआरटी ओनली, तो मैंने उसको एंड तक फॉलो किया और इन सोर्सेज से अपने इकोनॉमी के प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट किया मैंने, और उसे एक तरह से और आगे बढ़ाया ताकि वो मैं और एग्जाम ओरिएंटेड रहूं। मैं अगेन एंड अगेन इस चीज पे फोकस करता हूं कि आप एग्जाम ओरिएंटेड रहो, आप PYQs को देखते रहो, एंड यू शुड आल्सो स्टिकिंग टू द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय देम। तो ये जो मेरे रिसोर्सेज थे वो इकोनॉमी के लिए थे, और मुझे अगर कहीं पे गैप्स लगते थे कि इकोनॉमी में अगर कोई है तो वो आप यूट्यूब से या फिर गूगल वगैरह से उसको सप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी टॉपिक में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेरा सब्जेक्ट था वो था हिस्ट्री की अगर बात करें तो मैंने जो 6th और 7th की जो एनसीईआरटी है, 6th की एनसीईआरटी जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, और 7th की जो है वो मिडिवल का पोर्शन कवर करती है। ये दो एनसीईआरटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैंने बार बार रेफर किया इवन एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन। नहीं, 12th की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है थीम्स वाली, थीम 1 to 3, उसमें थीम 1 और थीम 2 ये दो बुक्स, और 6th-7th की जो एनसीईआरटीज हैं, ये चारों बुक्स जो हैं वो एंशिएंट और मिडिवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एकदम यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज दीज बुक्स, और ना ही इनका कोई सब्स्टिट्यूट है। ये 4 बुक्स रेफर करनी चाहिए। अल्टरनेटिवली इफ़ यू वांट तो आप तमिलनाडु वगैरह वाली भी रेफर कर सकते हो। तो मैंने जो थी, लेकिन वो न्यू एनसीईआरटीज पढ़ी थी, 6th की एंशिएंट और 12th की जो थीम 1 बुक, ये दोनों एंशिएंट के लिए, और 7th की जो बुक है एनसीईआरटी वो मिडिवल, और थीम 2 जो 12th की है, ये चारों बुक्स जो थी वो एंशिएंट और मिडिवल के लिए मेरा रिसोर्स थी। अलॉन्ग विद दैट एंशिएंट के लिए प्रीलिम्स की छोटे से नोट्स आते हैं, एक राहुल सेनगर सर की PDF है, वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वो मैंने रेफर किया था। मॉडर्न के लिए जो मेरा रिसोर्स था वो स्पेक्ट्रम थी, और मेनली उसकी समरी में उसको आप बार बार पढ़ो प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। चैप्टर्स आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, बट समरी से आपका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। तो स्पेक्ट्रम मैंने रेफर करी थी मॉडर्न इंडिया के लिए। एनसीईआरटीज हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं जो मैंने 6th to 12th पढ़ी थी उससे एक की रोल प्ले करते हैं। मेंस में जब मैं GS1 की बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री के जो 2-3 क्वेश्चन आए थे इस बार 2024 मेंस में, वो कैसे आप एनसीईआरटी से उनको रेफर कर सकते हो। क्योंकि मैंने 6th to 12th एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो उसमें 9, 10th और 11th ये तीनों जो बुक्स हैं वो मेनली वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस करती हैं एनसीईआरटी में। तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन भी मेरा यहीं से कवर हो गया था। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने कुछ रेफर नहीं किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं आता है, मेंस में ही आता है, तो मेंस की स्ट्रेटजी के टाइम आई विल शेयर। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट इज द साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, ये दो सब्जेक्ट जो हैं प्रीलिम्स के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो साइंस एंड टेक के लिए पहला तो यूट्यूब वीडियोस को मैं काफ़ी रेफर करता था, कई चीज़ें समझाती हैं, जैसे सिलेबस ओरिएंटेड रह के क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग है, और नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो स्टार्टिंग के 2020 से लेके 2023 तक 4 तक मैं उनको वीडियोस को रेफर करता था। बट एक जो वन स्टॉप सोल्यूशन था जो मुझे प्रीलिम्स के जस्ट पहले मिला था, वो था शिवन चौधरी सर के वीडियोस, जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। वो उनका साइंस एंड टेक का जो कोर्स है यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, वो मैंने यूज़ किया था अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। और करंट के लिए मैंने PT 365 जो था वो साइंस एंड टेक वाली उसको यूज़ किया था। वो भी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं वो आप कवर कर लेना। देन इफ आई टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के लिए 6th और 7th की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है और 8th की भी, वो एनवायरनमेंट का बेसिक्स आपको वहाँ से कवर करा देगी।
और बचा खुचा जो अगर आपकी नीड है, आपका जो गैप्स रह जाते हैं, उसके लिए मैंने शिवन सर के अगेन एनवायरनमेंट के लिए जो नोट्स थे वो यूज़ करे थे। उनके वीडियोस अवेलेबल नहीं हो पाए थे क्योंकि उनका कोर्स 2023 में था, तो मैंने उनके सिर्फ जो नोट्स थे वो रेफ़र किए थे, वो काफ़ी हेल्पफुल थे, जो स्लाइड्स वाले उनके नोट्स थे। तो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए उनको मैंने उनसे काफ़ी हेल्प ली थी। देन लास्टली आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक सब्जेक्ट होता है इसमें प्रीलिम्स में, उसके लिए आप कोई भी वीडियो जो है एक जो प्रीलिम्स के जस्ट पहले आते हैं बहुत सारे वीडियोस, वो रेफर कर सकते हो कि ऑल ओवर द ईयर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स हुई हैं, कोई समिट हुए हैं, उनके क्या आउटकम्स रहे एक्सेट्रा, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वो आपके उस वीडियो से कवर हो जाएंगे। जैसे इस बार आया था साहेल रीजन में अफ्रीका का, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, वेनेजुएला का आया था, आपका जो नॉर्थ सी है कंट्रीज उनका बॉर्डरिंग वाला आया था, और एक टर्की से रिलेटेड एक्सेट्रा ये क्वेश्चंस आए थे। तो वो आपका जो आईआर रिलेटेड है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी पीएसआईआर था, तो मुझे आईआर के लिए बहुत ज़्यादा अलग से कुछ रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट आप इन मटीरियल्स का यूज़ कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट जो PT 365 है उससे भी आप कवर कर सकते हो, बट उस पर कंप्लीटली रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब का भी आप इसमें हेल्प ले सकते हो। जैसे PW ओनली IAS वो भी बनाते हैं वीडियोस ईयर के जस्ट पहले, जब प्रीलिम्स होने वाला होता है उसके जस्ट पहले उनका वीडियो आता है पूरे ईयर का जो एक रिवीजन टाइप का, तो वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो, दैट वुड बी हेल्पफुल। तो ये जो था ये प्रीलिम्स के लिए मेरे जो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और IR, इसका मैंने रिसोर्सेज जो मैंने फॉलो किए थे वो बता दिए। अलॉन्ग विद दीज रिसोर्सेज न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स मेरा कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसका जो था वो साथ था। और करंट अफेयर्स जो वो अलग से एक सब्जेक्ट नहीं होता है, बट उसको आप रेफर कर सकते हो। मैंने PT 365 जो था उसको एक बार ओवरव्यू ले लिया था, बहुत ज़्यादा डीप में मैं उसमें नहीं गया था क्योंकि जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो उतना ज़्यादा नहीं है PT 365 का। उससे क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी कम आते हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उससे बिल्ड हो जाती है। तो आपको जो होल ईयर जो आपने करंट अफेयर्स फॉलो किया है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा रेदर देन एंड में कोई कंपाइलेशन पढ़ लेना। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पूरे साल थोड़ा थोड़ा टाइम करंट अफेयर्स को देते रहोगे तो वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बनती रहेगी, आपको मेंस में भी हेल्प करेगा और प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मेंस प्रिपरेशन, तो मैं पेपर वाइज स्ट्रैटेजी जो मेरी थी और रिसोर्सेज थे वो मैं शेयर करूंगा। देखो, प्रीलिम्स के लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप रिसोर्सेज को रेफर करो। बहुत ही शॉर्ट नोट्स 10-15 पेज के, जो बहुत ही फैक्चुअल चीज़ कोई है वो मान लो आपको टेस्ट सीरीज में मिल गई या कहीं मिल गई तो आप रेफर कर सकते हो। लेकिन मेंस के लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी फॉर्मेट में नोट्स अगर आपके हैं हर एक सिलेबस के पॉइंटर्स पे तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और अगर आपका नहीं भी है तो आप टॉपर नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, जैसे कि मैंने GS2 में काफ़ी टॉपर नोट्स को रेफर किया था और GS1 में भी। तो सबसे पहले बात करेंगे GS1 की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो GS1 में मेनली जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री का पोर्शन और आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन, ये मैंने NCERT से ही रेफर किया था, जो क्लास 11th और 12th की जो मैंने मेंशन करी और 6th 7th की। तो एंशिएंट मिडिवल का पोर्शन यहीं से कवर हो जाता है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने अलग से कोई रिसोर्स का यूज़ नहीं किया था। नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है उसके कुछ चैप्टर्स, जैसे लिटरेचर वगैरह हो गया और आपका थिएटर वगैरह, तो इसके कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स एक बार मैंने रीड किया था। बट मेरा जो सॉल्यूशन था वन स्टॉप वो था कि जो मैंने नोट्स खुद से बनाए थे NCERTs और टॉपर नोट्स को प्रिपेयर करके। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अगर PYQs को भी रेफर करके जाओगे तो आपका काफ़ी उसमें हेल्प हो जाती है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कोई एक रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो। क्रिएट नोट्स आउट ऑफ दैट एंड यूज़ दैट एंड रिवाइज दैट मल्टीपल टाइम्स। सेकेंड जो सब्जेक्ट होता है GS1 में वो होता है आपका हिस्ट्री का, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो उसके लिए अगेन यू कैन रेफर जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे रेफर किया था, स्पेक्ट्रम एंड जो एंशिएंट मिडिवल के लिए मैंने जो NCERTs बताई थी, इनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं काफ़ी। क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है, अगर वो आता भी है तो वो किसी को नहीं आ रहा होता है, तो उसमें आप जनरल पॉइंट्स सब लिखेंगे तो आप भी वो लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई इजी क्वेश्चन आता है, जैसे कि इस बार क्वेश्चन आया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के रीजंस क्या थे, या फिर हमारा जो इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब था कोलोनाइजेशन के पहले, लेकिन बाद में उसका जो इम्पैक्ट था वो क्या हुआ,
तो ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आप डायरेक्टली स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी इन सब में पा सकते हो, जो कि लिख सकते हो। तो ये इजी एक हिसाब से पोर्शन हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ा था हिस्ट्री के लिए, उसी को अगेन आप एक बार रिवाइज कर लो। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इंट्रो कंक्लूजन्स जो है वो आप टॉपर कॉपी से निकाल सकते हो। अच्छे इंट्रोज जो वो यूज़ कर रहे हैं तो वो टॉपर कॉपी आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो। टॉपर कॉपीज आप पूरे चारों पेपर्स के लिए रेफर करो, वो मोस्ट रिकमेंडेड रहेगा आपके लिए। सेकंड जो GS1 में होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए अगेन आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज को अच्छे से कवर करना है। अलॉन्ग विद दैट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उसमें साइक्लोन, सुनामी और अभी नए नए टॉपिक्स जैसे ट्विस्टर वगैरह इस बार आया था, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो यूनिक हैं, उनके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए पहले से। तो इसके लिए जो आप एक तो यूट्यूब वीडियोस को रेफर करो एंड एनसीईआरटीज, इतने से आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी में भी अगेन आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आने लगे हैं। स्टैटिक पोर्शन जो है मेजर बहुत ज़्यादा आप इन डेप्थ पूरी ऑप्शनल लेवल की अगर आप ज्योग्राफी में तैयारी करके जा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो करंट ओरिएंटेड है ज्योग्राफी में भी। जैसे कि इस बार का भी अगर आप पेपर देखोगे तो वो कहीं ना कहीं तो उससे आपकी हेल्प हो जाती है। और GS3 में जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें जो टॉपिक्स पढ़ोगे जैसे अर्थक्वेक वगैरह, सुनामी एक्सेट्रा, वो आपका GS1 में भी ज्योग्राफी के पोर्शन में हेल्प कर देता है। थर्ड जो सब्जेक्ट होता है GS1 में वो है आपका सोसाइटी। सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी के लिए आप एक स्पेसिफिक किसी टॉपर नोट्स को या खुद के नोट्स को रेफर कर सकते हो। मेरा जो रिसोर्स था वो सोसाइटी की जो NCERT 11th-12th की वो थी पहला रिसोर्स। उससे मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है इंडियन सोसाइटी की वो बिल्ड हो गई थी। उसके अलावा मैंने नोट्स, एक सर हैं मृदुल शिवहरे सर, उनके जो सोसाइटी के नोट्स थे वो रेफर किए थे, वो काफ़ी हेल्पफुल थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स इंट्रोडक्शन में यूज़ किए जा सकते हैं, जो कंक्लूजन में यूज़ किए जा सकते हैं, वो दे रखे हैं। अलॉन्ग विद दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टॉपर कॉपीज, इनको मैंने काफ़ी इस्तेमाल में लिया था सोसाइटी की प्रिपरेशन के लिए। तो GS1 आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन है ये आपका प्रीलिम्स में सोसाइटी को छोड़ के वो कवर हो जाता है। बस आपको इसमें करना जो एक स्पेसिफिक चीज़ ये है, टॉपर कॉपीज से या फिर खुद से इंट्रोज अच्छे अच्छे और कंक्लूजन्स उनको बिल्ड करो, और पॉइंट वाइज फॉर्मेट में जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसकी आप प्रैक्टिस कर लो। इससे आपका GS1 जो है वो कवर हो जाएगा। GS2 जो मेरा था, जैसे कि मेरा ऑप्शनल जो था वो PSI और ऑप्शनल था, तो GS2 का मेजर पोर्शन तो मेरा कवर हो जाता था ऑप्शनल में ही। तो ऑप्शनल का जो मेरा पेपर 1B पोर्शन होता था उससे पॉलिटी, और जो पेपर 2B पोर्शन होता है उससे मेरा IR वाला पोर्शन GS2 का काफ़ी कवर हो जाता था। सो GS2 के लिए गवर्नेंस के लिए मैंने एक सर हैं मनोज जिंदल सर, उनके नोट्स को यूज़ किया था, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। वो शायद 2015 या 16 के टॉपर थे, उनके नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं, वो यूज़ किए थे। एंड जो मुझे प्रीलिम्स के बाद एक नोट्स मिले थे मृदुल शिवहरे सर के, वो मैंने यूज किया था गवर्नेंस पोर्शन के लिए। एंड इसके अलावा जो विजन की डॉक्यूमेंट होती है सोशल जस्टिस की, वो भी यूज की थी गवर्नेंस को मैंने, गवर्नेंस को सप्लीमेंट करने के लिए। पॉलिटी का पोर्शन जो आपने प्री के टाइम पढ़ा था वो यूज करो, आप M लक्ष्मीकांत वगैरह उसको रिवाइज करो। उसमें जो मेंस ओरिएंटेड चीजें हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक करें, जैसे कि आपका कैग हो गया, इस बार जो आया था इलेक्शन कमीशन हो गया, जो बॉडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी, इन पे क्वेश्चंस आते हैं कई बार करंट ओरिएंटेड वाली बॉडीज भी आती हैं। जैसे कि लास्ट ईयर आई गेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पे एक क्वेश्चन आया था, वो करंट में कवर था। 2022 का जब मैंने पेपर देखा था मेंस का, और मैंने जस्ट उसके 3-4 महीने पहले उसके बारे में पढ़ा था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो मुझे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अगर मैं न्यूज़पेपर को भी कवर करता हूँ तो उससे भी क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली मेंस में आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उसमें पूछ लिया जाता है। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है कि अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो तो उससे मेंस में आपकी काफ़ी हेल्प होती है और कॉन्फिडेंस भी आता है। और GS2 के और पोर्शन की बात करें IR की, तो IR के लिए आप मैंने तो अपने ऑप्शनल से उसको कवर किया था, बट आप चाहो तो कोई टॉपर नोट्स या फिर कोई डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हो। IR और पॉलिटी पोर्शन जो इसमें है उसमें मेन चीज़ जो फैक्टर आता है वो है वैल्यू एडिशन का। वैल्यू एडिशन इसमें आप कर सकते हो कमिटीज़ लिख के, कमीशंस लिख के, जजमेंट्स लिख के, आर्टिकल और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करो। अगेन इसमें टॉपर कॉपीज़ को रेफर करो, बोथ फॉर GS1 एंड GS2। टॉपर कॉपीज़ का यूज़ करके जो वैल्यू एडिशन वाला मटेरियल है उसे आप अलग निकाल के रख लो और उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो ताकि आप उसे आंसर्स में यूज़ कर पाओ। तो GS2 में ये हो गया। देन इफ़ आई टॉक अबाउट GS3,
तो GS3 के लिए मैंने मेनली शिवन सर का जो मैंने जैसे मेंशन किया था मेंटरशिप वाला कोर्स था, रिवीजन वाला, वो रेफर किया था। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी जो थी वो NCERT से बन गई थी, जैसे मल्टीपल टॉपिक्स में। इंटरनल सिक्योरिटी की भी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी सी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट था डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। बट जो शिवन सर के नोट्स थे, 1 पेजर नोट्स वो प्रोवाइड करते हैं, वो वन स्टॉप सोल्यूशन थे मेरे GS3 के लिए, और उन्हीं को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था अपना GS3 कवर करने के लिए। तो उनसे काफ़ी हेल्पफुल थी। अलॉन्ग विद दैट जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे GS3 में, वो भी काफ़ी रिपीट होते हैं, तो वो आप रेफर कर सकते हो। GS4 की बात करें तो GS4 मेरा एक जो एथिक्स का जो पेपर होता है, वो एथिक्स मेरी थियरी जो थी वो मैंने ग्रेजुएशन में एक पेपर था मेरा BA में, उससे कवर हो गया था थियोरेटिकल पोर्शन। बट जो एग्जाम ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग थी, वो जो मैंने जैसे मेंशन किया, मोदित जैन सर का मैंने कोर्स लिया था मेंटरशिप वाला रिवीजन, वो काफ़ी हेल्पफुल था। उनकी बुक भी है डिकोड एथिक्स, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है, वो भी आप रेफर कर सकते हो एथिक्स के लिए। दैट वाज आल्सो वन स्टॉप सोल्यूशन। अलॉन्ग विद दैट इन बोथ GS3 एंड GS4 अगेन यू नीड टू रेफर टू टॉपर कॉपीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उनको आप अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, ताकि आपकी जो केस स्टडीज हैं या फिर थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसे आप कवर कर सको। GS4 में आप कोट्स भी कई सारे प्रिपेयर कर सकते हो, यूनिक इंट्रोडक्शंस को निकाल सकते हो टॉपर कॉपीज से, कि मैं केस स्टडी में कैसे हर एक केस स्टडी में डिफरेंट इंट्रो लिखूं, एथिकल जो पर्सपेक्टिव्स हैं, डायलेमाज हैं, उन्हें कैसे अच्छे से मेंशन करूं, और जो एथिकल कीवर्ड्स हैं, एथिक्स के जो कीवर्ड्स हैं, वो आपको जरूर दिखने चाहिए। तो ये जो था GS1 to 4, ये मेरे रिसोर्सेज थे। देन इफ आई टॉक अबाउट दी एस्से पेपर, तो एस्से पेपर जो था वो कहीं ना कहीं सबके लिए ट्रिकी होता है, और इस बार मेरा जो स्कोर था एस्से में वो 117 था। वो कहीं ना कहीं गुड स्कोर था इस बार, क्योंकि एस्से में बहुत सारे लोगों को कम स्कोर भी मिला है। तो एस्से के लिए जो मेरा एक तो जो मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़े पूरे 2-3 साल, अंडरस्टैंडिंग बनी, तो उससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो थे वो मेरे पास ऑलरेडी थे। तो एस्से का अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है, वो अगर आपके पास आता है, तो मैं उस पर लिख सकता था, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो ऑलरेडी बन रखी थी। NCERTs जो मैंने खुद से पढ़ी थी। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो NCERTs स्किप कर दें या फिर न्यूज़पेपर स्किप कर दें, बट आप देखो वो आपको हर जगह हेल्प करेगा। वो एस्से का पेपर में मुझे बहुत ज़्यादा NCERTs और जो मेरा ओवरव्यू, मैंने जो सारे पेपर्स पढ़े थे, वो काफ़ी मुझे हेल्प किया उसने। तो एस्से के लिए जो मेरा एक रिसोर्स था, वो था मोदित जैन सर का जो नोट्स, उन्होंने एक बुकलेट कई सारी प्रोवाइड करी थी, वो मैंने यूज़ किया था। उनके लेक्चर्स तो मैंने नहीं रेफर किए थे, लेकिन वो जो बुकलेट देते थे कि इंट्रो कैसा आप यूज़ कर सकते हो, कंक्लूजन कैसा यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल था। और एस्से के लिए टॉपर कॉपीज़ भी मैंने देखी थी। टॉपर कॉपीज़ से इंट्रो में वो क्या यूज़ कर रहे हैं, उनका लिखने का तरीका क्या है, जिनके एस्से में स्कोर्स अच्छे हैं, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो, उनकी टॉपर कॉपीज़ को आप पढ़ सकते हो, और उनका जो लिखने का तरीका है कहीं ना कहीं उसको इमुलेट कर सकते हो। तो एस्से में गुड स्कोर का यही है तरीका। एग्जाम्पल्स अच्छे आपके पास होने चाहिए, आपके पास आर्गुमेंट अच्छा होना चाहिए, और राइटिंग की प्रैक्टिस आप जितना करोगे। एस्से मैंने कई सारे लिखे थे, करीब 10 से 20 एस्सेस के 20 मैंने लिखे थे, प्रैक्टिस किए थे, और प्रीवियस क्वेश्चन वाले एस्सेस भी 3 से 4 लिखे थे। तो इतना अगर आप करके जाते हो तो काफ़ी होगा। अगर आप प्री के पहले कर लेते हो तो और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। इसमें भी अगेन आप प्रॉपर कॉपीज को रेफर करो। CSAT की स्ट्रैटेजी की बात करें अगर, तो CSAT के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक बुकलेट या फिर बुक वगैरह यूज़ नहीं की थी। जैसे कि मैंने मेंशन किया, मेरा PCM बैकग्राउंड था, तो जो बेसिक चैप्टर्स हैं मैथ्स के, जैसे कि नंबर सिस्टम या फिर ईजी जो चैप्टर्स हैं परसेंटेज वगैरह, वो आप पढ़ सकते हो। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं मैथ्स पोर्शन में। मैथ्स मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं था, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं था, तो इससे मेरे 5 से 7 क्वेश्चंस CSAT में निकल जाते हैं। उसके अलावा रीजनिंग में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको काफ़ी प्रैक्टिस करो, उससे आपका CSAT में काफ़ी हेल्प होगी। और लास्टली जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस आते हैं, इंग्लिश वाला पोर्शन, वो उसके लिए अगेन आपकी एडिटोरियल वगैरह हेल्प करेगी कि आप कैसे कितना कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हो, कितनी आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, और कैसे आप जो सही आंसर है उस तक पहुंच पा रहे हो। तो उसके लिए अगेन आपका न्यूज़पेपर वगैरह जो रीडिंग हैबिट है वो हेल्प करती है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। तो CSAT के लिए मेरा यही रिसोर्स था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अंडरस्टैंडिंग है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए, और मैथ्स के लिए जो इजी चैप्टर्स हैं वो मैंने किए थे। तो CSAT में वो हेल्पफुल था मेरे लिए। जो आपके इंग्लिश और हिंदी के पेपर्स होते हैं ऑप्शनल वाले, उनके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक रिसोर्स का यूज़ नहीं किया था। अगर आपको इन दोनों पेपर्स में प्रॉब्लम होती है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी लिखने में थोड़ी सी मुझे डिफिकल्टी आ रही थी क्योंकि बहुत दिन से मैंने नहीं लिखा, तो उसकी आप एक बार हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हो। इन दोनों पेपर्स, मतलब इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। थैंक यू।
DKT, for providing this platform to me, and I wish you the best.